दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाय नीलम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी के प्रैक्टिस सेट। जो चलिए देखते हैं आज आपके इसमें कितने मार्क्स बनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। तो आपका एग्जिम बैंक है जो वो कब स्थापित हुआ था दोस्तों? तो आप हमें कमेंट में बताइए। इसके लिए आपको 3 सेकंड देते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं, एग्जिम बैंक है जो आपका एग्जिम, ठीक है, वो कब स्टेब्लिश हुआ था? तो वह आपका 1982 में स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी में आगे देखते हैं। भारत में आयात तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया एक्ट 1981 के तहत सरकार ने आयात व निर्यात जो बैंक है आपका वो 1982 में स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशिया खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था वह कौन थी? तो इसका सही जवाब बताइए बच्चों, क्या होगा? तो चलिए हम बता देते हैं, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका कमलजीत सिंधु, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमलजीत सिंधु जो दोस्तों वो कहाँ से थी? तो वो आपकी पंजाब राज्य से संबंधित थी। ठीक है, तो चलिए इसे में आगे देख लेते हैं। कमलजीत सिंधु वह प्रथम भारतीय महिला थी जिसने एशिया खेल में 400 मीटर की दौड़ में क्या जीता था दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये मैंने बताया था आपको, पंजाब राज्य की रहने वाली थी। कौन? कमलजीत सिंधु, जिन्होंने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था और कितने सेकंड में? 57.3 सेकंड का इन्होंने समय लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सन 1970 के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर अगले वर्ष 1971 में कमलजीत सिंधु को क्या मिला था दोस्तों? पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सार्क देशों की जो पहली बैठक थी वो कहाँ हुई थी? तो वह आपकी कहाँ हुई थी बताइए हमें। तो चलिए हम बता देते हैं, ढाका बांग्लादेश में हुई थी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सार्क देश के कितने सदस्य हैं? तो इसके कुल 7 सदस्य हैं। ठीक है, आइए इसी में आगे भी देख लेते हैं। दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि सार्क की जो पहली बैठक थी वो कहाँ हुई थी? बांग्लादेश ढाका में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सार्क का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल रहमान ने 1977 में दिया था। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1985 के समय 7 देशों ने की थी। कितने देश थे उस समय? इसमें 7 देश थे। उन देशों का नाम है आपका बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, ये इसके सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन यानी 2007 में किसको शामिल कर लिया गया था? आपके अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया था। तो अब कितने देश हैं सार्क के अंदर? 8 सदस्य इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आपके साथ साझा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान, ठीक है, सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना है? तो इसका आपको जवाब देना है, तो बताइए कौन सा सही रहेगा। तो चलिए हम बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पार्क सोलर प्रोब, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी में और आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, प्रोब सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला क्या बन गया था? पहला अंतरिक्ष यान बना था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नासा ने इस प्रोब को सूरज का अध्ययन करने के लिए 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया था? 12 अगस्त 2018 को। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य सूर्य और पृथ्वी के मध्य सिस्टम के अलग अलग पहलुओं को समझने और उससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना था। ठीक है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के मध्य सिस्टम के अलग अलग पहलुओं को समझना और उससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्ध सुनिश्चित करानी थी? तो आपको इसका जवाब बताना है। तो इसका जवाब क्या रहेगा दोस्तों? इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा छावनी क्षेत्र के, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की जो नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? तो वह अपनाई थी बलबन ने, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी में आगे देख लेते हैं। लौह और रक्त की जो नीति थी अर्थात कठोर नीति थी है, और किसने अपनाई थी? गुलाम वंशीय शासक बलम ने अपनाई थी। ठीक है, एक ये पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट है, बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए क्या अपनाई थी? यह नीति अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने राजद्रव्य सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा तथा पोबिस प्रथा को भी आरंभ किया था। कौन कौन सी प्रथा थी वो? सिजदा और पोबिस प्रथा को भी आरंभ किया था। ठीक है दोस्तों, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हम एक ही क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट दे रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, तो छोड़िएगा मत, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों? तो टीपू सुल्तान जो था आपका मैसूर का शासक था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी में आगे देख लेते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है, टीपू सुल्तान फतेह अली टीपू हैदर अली का एक पुत्र था तथा मैसूर का क्या था? शासक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बाद में टीपू सुल्तान मैसूर का क्या बन गया था? शासक बन गया था, जो अपने पिता की भांति योग्य तथा पराक्रमी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, टीपी की मृत्यु चतुर आंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो दोस्तों संविधान का जो 52वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो वह आपका दल बदल से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान का जो 52वां संशोधन है वो क्या कहता है? 52वें संशोधन अधिनियम के अनुसार 1985 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार दल का सदस्य बन जाता है, तो वह सदन का क्या बन जाएगा? सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि उस सूची में जो प्रथम स्थान था भारतीय महिलाओं में से वो किसको प्राप्त हुआ था? तो प्रथम स्थान जो था दोस्तों वो निर्मला सीतारमन को मिला था, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सेकंड स्थान मिला था वो किसको मिला था? नीता अंबानी को, जो कि रिलायंस की चेयरपर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि किस अनुच्छेद के अंदर राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 213, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनमें से देखिए, आप देखिए कौन सी सही होगा। तो आपने सोच लिया होगा कौन सा सही होगा, तो चलिए हम बता देते हैं। निम्न में से द गोल्डन बर्ड जो किताब है यह किसने नहीं लिखी है? सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी में आगे है, द ब्रोकन विंग, द गोल्डन श्रेहोल्ड और ओवरलैंड जी बर्ड ऑफ टाइम्स पुस्तकें ये किसने लिखी हैं? सरोजनी नायडू द्वारा यह किताबें लिखी गई हैं। जबकि द गोल्डन बर्ड जो पुस्तक है दोस्तों वह किसने लिखी है? ग्रिम ब्रदर्स द्वारा यह एक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, द ब्रोकन विंग नामक शीर्षक से खलील जिब्रान ने भी एक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे बता दिया गया है कि ग्रिम ब्रदर्स द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है और सरोजनी नायडू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पे बताना है कि मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता है वह इन सभी में से कौन सी है। तो आप एक बार देख लीजिए कौन सा होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना क्या कहलाता है? मिश्रित खेती कहलाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी में आगे है, मिश्रित खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें पशुधन के साथ साथ खेती भी शामिल होती है। ठीक है दोस्तों, एक तो होगा आपका ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक खेत पर फसल उत्पादन के साथ साथ
मुर्गी पालन जैसे कुछ अन्य कृषि आधारित जैसे डेयरी फार्मिंग या मधुमक्खी पालन, ठीक है दोस्तों, आदि एक साथ किया जाता है तो उस खेती को हम क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो कौन सा राज्य है वह जिसमें बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो यहाँ पूछा गया है कि किस सिख गुरु द्वारा आदि ग्रंथ संकलित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुरु अर्जुन देव, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसमें पूछा गया है तुलुव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वीर नरसिंह, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब से कब तक की थी दोस्तों? तो 1505 से 1570। ठीक है दोस्तों। आइए इसी में आगे है, हमने अभी आपको बताया कि तुलुव वंश की जो स्थापना की गई थी वो 1505 से 1570 ईस्वी में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? नरसा नायक के पुत्र नरसिंह ने की थी। इतिहास में इसे द्वितीय बालापार की संज्ञा भी दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो यहाँ पूछा गया है कि भारत पर पहली बार किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी में आगे है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो कौन थे? वो हमने बताया आपको मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है। 1711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिंध पर, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, अरबों ने 712 ईस्वी में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय पाई थी। तो किसको परास्त किया था? दाहिर को। और किस पर विजय पाई थी? सिंध पर विजय पाई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इन सभी में से आपको देखना है कि उपवेद कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका योगवेद, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह कोई उपवेद नहीं है। ठीक है। इस निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इन सभी में से आपको बताना है कि भूमध्य रेखा जो है वह किस किस देश के साथ होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। आइए इसी में आगे है, स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन जिसे हम कहते हैं कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इनका विवरण है, आप देख लीजिए। साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाटी, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो दोस्तों ये वह 13 देश हैं जिनके बीच से होकर क्या निकलती है? आपकी इक्वेटर लाइन, यानी भूमध्य रेखा निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ बताना हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लद्दाख, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी में आगे है, हेमस मठ जम्मू कश्मीर में लेह से कितना दूर है? लगभग 45 किलोमीटर दूर है। दूर लद्दाख में एक कस्बा है जिसे हेमस कहते हैं। यहाँ एक बड़ा तथा आकर्षक मठ है जिसे हेमस मठ या फिर हेमिस गोप्पा कहा जाता है। तो इसको हेमस मठ और हेमिस गोप्पा कहा जाता है। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आई होप इसका आप सभी को पता भी होगा। तो नीरज चोपड़ा जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो दोस्तों आप बताइए कि भारत के अंदर काजू का जो प्रथम परिचय है वह किन लोगों द्वारा किया गया था?
तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पुर्तगाली, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे भी देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि जो है पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है, पहला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद आदि ये पुर्तगालियों द्वारा क्या किए गए थे, भारत में लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रयोग तथा जहाज निर्माण का उद्योग किसके द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, और ये इन्हीं की देन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, इसके लिए जेल भी गए थे। तो वह भारत का कौन सा राष्ट्रपति थे जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका वीवी गिरी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोलकाता की दुर्गा पूजा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो यहाँ पूछा गया है भारतीय संविधान सभा के अंदर कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में आगे है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की जो संख्या थी दोस्तों वो थी आपकी 15, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण था भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। इसका एक उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के किस जगह पे शेर सफारी है जो वो स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इटावा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चरकूला नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो प्रसिद्ध चरकूला नृत्य जो है आपका ब्रजभूमि से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो यहाँ पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। तो भारत के अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का वह आपका कृषि है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा गया है उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला प्रसिद्ध वादक कौन सा है, तो वह इसका राइट आंसर होगा आपका सारंगी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आइए इसी में आगे है उस्ताद बिंदा खान प्रसिद्ध सारंगी वादक थे, ये हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित राम नारायण जी, आशिक अली खां, साबरी खां, संतोषी मिश्रा, ध्रुव घोष आदि अन्य प्रसिद्ध सारंगिक वादक हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया नेतृत्व का वह कौन सा सिद्धांत है जो कि संपूर्ण तथा वैज्ञानिक माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बहुकारक का सिद्धांत, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।